हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 12 सेट हैं और आज हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान बगल में दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इन सभी वीडियोज़ का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आज का सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, देखिए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, और इसी गति को पृथ्वी का दैनिक गति यानी कि रोटेशन कहा जाता है। आपको पता है कि इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है। देखिए ये होता है पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और दिन और रात छोटा बड़ा होता है। लेकिन दिन और रात होता किसके कारण है, तो दैनिक गति के कारण। मैंने अभी बताया था किसी के कारण दिन और रात होता है, और दिन और रात छोटा बड़ा होता है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। क्लियर, अब स्पष्ट है ना सब कुछ। और देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसके कारण भी होता है। तो ए और सी दोनों के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या रहेगा कि प्रश्न में पूछा रहेगा कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है, और ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप इसको टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, जब ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तब, और ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो दोनों को लगाना है। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, और दिन और रात छोटा बड़ा इसी के कारण होता है। और दिन और रात होता दरअसल है दैनिक गति के कारण, जिसको कि रोटेशन कहा जाता है, और ये वार्षिक गति को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं। कल ही मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। एक है भूपर पट्टी, जिसको कि क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। दूसरा जो है ये मेंटल है, और तीसरा जो है कोर है। ठीक है, जिसको कि केंद्रीय भाग कहते हैं। अब देखिए मेंटल के बारे में पूछा गया है कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुआ है, तो मेंटल 83% घेरे हुआ है। ठीक है, वहीं अगर आपको भूपर पट्टी पूछता, क्रस्ट पूछता, तो क्रस्ट कितना घेरा हुआ है, 0.5%। और कोर जो है ये कितना घेरा हुआ है, तो कोर जो घेरा हुआ है ये 16% तक घेरा हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सभी को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो लद्दाख का जो मैदान है ये हिमानीकृत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का जब पूछेगा तो आपका झीलकृत है। ठीक है, देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपको पता होगा कि दलहनी फसलें उगाई जाती है, जिसमें कि राइबोजियम नामक जो है एक जीवाणु होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए मूंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो यह किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो 8611 मीटर याद रखेंगे। और विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट याद रखना है, नया वाला ऊंचाई मैं आपको बता रहा हूँ 8848.86 मीटर। ये पॉइंट वाला भी आप ध्यान रखेंगे, ये एवरेस्ट की ऊंचाई मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए निम्न में से
किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो 10+2 लेवल का एग्जाम हो, इंटर लेवल का, या फिर सीजीएल एग्जाम हो, अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये सदाबहार वन में। अच्छा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये निश्चित रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, मैं सीधे जो गलत इसमें दिया गया है, यानी कि जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया गया, बाकी सभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही दिया गया। वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। आपको पता है कि ढक्कन के पठार में, ढक्कन का जो पठार है वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं फसल का रोग है? अब इसमें से देखिए गेहूं फसल का जो रोग है ये रस्ट रोग है। अच्छा, रस्ट रोग 3 प्रकार का होता है, एक पीला, भूरा और काला होता है, और यह रोग पत्तियों को प्रभावित करता है। जो लीफ है, ठीक है, लीफ यानी कि पत्ती, इसको प्रभावित करता है। क्लियर? और ये होता किसके कारण से है? तो कवक के कारण होता है, फंगी के कारण होता है। इस कवक का नाम भी आपको याद रखना है, पक्सिनिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पक्सिनिया। ठीक है, तो ये आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, बिहार में पूछा गया है तो 918 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? गोपालगंज का है, और सबसे कम मुंगेर का है। चलिए उसके बाद देखिए भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी झील है? तो यह झील जो है ये चोलामू झील है। आपने इस तरह से पढ़ा होगा, चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। वहीं देखिए इसको लिखा गया है यहाँ पर देखिए चोलामू झील। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर कहाँ पर है? रुद्र सागर कहाँ पर है बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ डल झील देखिए कश्मीर में है। उलर झील कहाँ पर है? उलर झील भी कश्मीर में है। ठीक है, रुद्र सागर जो है ये त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन इसमें से लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए सीधे मैं पहले आंसर बताता हूँ कि लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में है। और एक मलाज खंड, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मलाज खंड खदान है, इसका नाम है मलाज खंड खदान। यह खदान जो है फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध है तांबे की खदान के रूप में, तो ये तांबे के लिए फेमस हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है, बिल्कुल लौह अयस्क के लिए। चिड़िया जो है यह कहाँ पर है? तो झारखंड में है। और बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महावेली गंगा किस देश की नदी है? महावेली गंगा जो है ना यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। और श्रीलंका की सबसे अगर पर्वत चोटी पूछेगा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो उसका नाम क्या है? पिदरू तलगला। यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, पिदरू तलगला, जिसको कि माउंट पेड्रो भी कहा जाता है, माउंट पेड्रो। ठीक है, याद रखेंगे श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, या महावली भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, महावली गंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसमें से अफगानिस्तान में जो है ये आपका सोर्तुगई हो जाएगा। बाकी चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटजीजी ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और ये आखिरी तीर्थंकर भी थे, भगवान महावीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? आपको याद होगा कि बलवन ने एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कि ये बंदगान हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सैयद वंश जो था दिल्ली सल्तनत का, उसकी स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खान ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था?
वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये 1760 में हुआ था, किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे, तो ये फ्रांसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु। ठीक है, दीन बंधु जो थे ये CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह जो हुआ था युद्ध 1790 से 92 तक चला था, और यह युद्ध जो है यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो था ये हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय वारेन हेस्टिंग्स था और मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चौथा जो है उस समय बेलेजली था, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। तो देखिए इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और इसको निरस्त किसने किया था, समाप्त किसने किया था। तो इसको समाप्त 1882 में किया था लॉर्ड रिपन ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। कभी कभी पूछा जाएगा कि वायुयान की ऊंचाई किससे मापी जाती है। तो यही अल्टीमीटर है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, और आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। तो ये गिरती है एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गिरती है। और वर्षा की जो बूंद होती है उसके गोलाकार जो होता है, कारण क्या है इसका, तो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, गोलाकार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुष्क सेल में कितने वोल्ट होता है, यानी कि शुष्क सेल कितना वोल्ट का होता है। तो 1.5 वोल्ट का होता है। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे कि पानी जो है तत्व नहीं, पानी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए पानी जो है तत्व नहीं है। बाकी कार्बन, टीन ये सभी तत्व हैं। एक्वा किसका मिश्रण है। तो देखिए HCl और HNO3 का। और इसमें HCl कितना होता है, तो HCl का 3 पार्ट होता है और HNO3 का 1 पार्ट होता है। इसी में जो है सोना वगैरह को घोला जाता है, एक्वा रेजिया, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए धातु, अधातु और उपधातु यानी कि मेटालाइट्स, इन 3 भाग में बांटा गया है। गैस नहीं होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो इसमें से देखिएगा घी बहुलक नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। दिल के दौरे का कारण होता है, तो इसका कारण क्या होता है, हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 20 से 22 मिनट में यह सेट मैं आपको कवर करवा दूं। कम समय में आपको मैं चाहता हूं कि इस सेट को कवर करवा दूं। देखिए निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग में, यहाँ देखिएगा दाहिने भाग से विऑक्सीकृत, यानी कि आप कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त जो है विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है। तो यह कौन सा हो जाएगा, यह फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मिनी माता रोग किसके कारण से होता है, जरा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो इसको एड्रिनल ग्लैंड अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था भाई कि आप जरा इन नाम अब याद रखना होगा आपको। जो RBC है ना उसको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और हिंदी में उसको लाल रक्त कणिका कहा जाता है। और ल्यूकोसाइट जो है इसको WBC कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका।
तो अगर आरबीसी और डब्ल्यूसी पूछेगा तब तो आप इजीली बता देंगे कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एरिथ्रोसाइट पूछा है और ल्यूकोसाइट्स पूछा है तब तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? इसमें से देखिए मस्तिष्क का जो भाग नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये कान की बाहर वाली भाग है। निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो यह फ्रेंड्स जिंक है। कौन सा है? जिंक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस राज्य का अपना इंटरनेट सर्विस है और यह केरला है। उसके बाद देखिएगा कि पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पैप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि ये एथेनॉल है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शराब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल का, और ये मेथेनॉल जो होता है ये जहरीला होता है। उसके बाद देखिएगा कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो यह कौन सा है? जमशेदपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है? तो ये आम का है, राना टिग्रिना मेढक का होता है, बॉस इंडिका गाय का होता है। उसके बाद देखिएगा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित यहाँ पर देखिएगा ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? तो एनो कोवैक्स इसका नाम है। उसके बाद देखिएगा कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। उसके बाद देखिएगा कि टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का जो है विलय किया है? तो एयर इंडिया का मर्ज किया है एयर एशिया के साथ। तांबा इसका सर्वाधिक उत्पादन करता, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगर भंडारण पूछता तो राजस्थान होता, उत्पादन में मध्य प्रदेश, भंडारण में राजस्थान। उसके बाद देखिए समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। उपर्युक्त सभी जो है ये समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो कम से कम 50। ठीक है, ध्यान रखेंगे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक इसमें होते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स यह संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का भाग ये कौन सा है? तो ये 12 है। देखिए 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक यानी कि जिसको डेफ ओलंपिक कहा जाता है, डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसमें ब्राज़ील होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ब्राज़ील में किया गया था। पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश रहा था? तो यूक्रेन रहा था। भारत का स्थान इसमें अगर पूछेगा तो भारत का स्थान 9वां पोजीशन पर भारत रहा था। उसके बाद देखिएगा कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है? तो यह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 है। ठीक है, देखिए भारत के सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ था और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो दोनों 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और पहला आम चुनाव 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 52 तक भी चला था। तो 51-52 याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स यह जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने किसको हराया? तो तमिलनाडु को हराया था। देखिए निम्नलिखित में से संविधान की जो समितियां दिया गया है और उनका अध्यक्ष दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, मूल अधिकार उपसमिति JB कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर देखिए सही पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ 243I में जो है पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य नहीं दिए गए हैं, ये 243G में दिया गया। 243I में क्या दिया गया है? तो पंचायत के लिए जो पंचायत की वित्तीय व्यवस्था इसके लिए
वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग, वो दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था 1953 में, ठीक है, 1953 में किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपको पता है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होता है। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं इसमें कौन कौन होता है? तो एक ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और यूएसए है। तो ये 5 देश हो गए, ठीक है। जर्मनी इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। अच्छा, अगर दूसरी पूछा है तो पहली कौन थी? पहली बछेंद्री पाल थी, दूसरी संतोष यादव, ठीक है, ये हरियाणा की हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, अहमदाबाद में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, घटते क्रम में। तो देखिए, कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपको पता है कि चीन के साथ 1954 में इस संधि पर, पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें से सबसे जो वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा है, परमवीर चक्र है। कौन सी पुस्तिका अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई हैं? तो सावित्री, लाइफ डिवाइन, युगांतर, ये सभी लिखी गई हैं अरविंद घोष जी के द्वारा। उसके बाद देखा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो सारा का सारा कथन सही है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार आप लोग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो ये उगाया जाता था मेहरगढ़ में। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए और बताइए कि इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है सौरभ चौधरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।